हाय एवरीवन। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मैं आपके साथ एम्पलीफायर्स के मॉडल्स 4 डिस्कस करूंगा। उसमें से मैक्सिमम टाइम हम मॉडल कौन सा यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा चीज़, मैं कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स और अर्ली इफेक्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और लार्ज सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ बीजेटी भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जो हम सबसे पहला चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स। मतलब आपका इनपुट वोल्टेज होगा और आपका आउटपुट भी आप वोल्टेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसे एम्पलीफायर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एम्पलीफायर्स को हम कहते हैं, वो होते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। जैसे आपका जनरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस कैटेगरी में आता है? वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, क्योंकि आप इनपुट भी वोल्टेज देते हो और आउटपुट भी आप वोल्टेज ही निकालते हो। तो इस एम्पलीफायर में आपका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का वो आपको बताना है। तो देखो, जब भी ऐसा सर्किट आएगा ना, तो बेस्ट मेरे हिसाब से आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। आपका एक सोर्स होगा, उसका एक रेजिस्टेंस होगा RS, और ये रहा आपका सोर्स जिसका वोल्टेज है VS। तो इस वोल्टेज को अगर आप, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर वोल्टेज को आप पूरी तरह से इन दोनों टर्मिनल्स के पास देखना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन क्या है? आप बोल सकते हो कि आपका RS टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब ये RS शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, रेजिस्टेंस वहां पे कुछ होना ही नहीं चाहिए। या फिर आप और एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इस इनपुट करंट को ना 0 बनाने की कोशिश कर सकते हो। वो कैसे करोगे? अगर आपने आपका इनपुट रेजिस्टेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट किया, आपने RI टेंड्स टू इनफाइनाइट किया, तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा। अगर आपने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ पे करंट कुछ फ्लो नहीं होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो उस केस में होगा क्या कि आपका पूरा का पूरा वोल्टेज आपको इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मिलेगा। मतलब मेरा बेसिक कोशिश क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, मेरा बेसिक कोशिश ये है इस पूरे के पूरे वोल्टेज को मैं यहां पे देख सकूं। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन के टर्म्स में दिखाऊं, मेरा VI क्या होगा? मेरा VI क्या होगा इस सर्किट के हिसाब से? VS इंटू RI डिवाइडेड बाय RS प्लस RI। तो आप देख सकते हो आपका VI एक तरह से रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट आ गया। रेजिस्टेंस का भी कुछ यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करता हूँ, मतलब RI टेंड्स टू इनफाइनाइट करता हूँ। तो उस वजह से होगा क्या कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया इनडायरेक्टली, राइट। तो इस तरह से जब RI टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, आपका यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता और आपका पूरा का पूरा VS आपको VI में मिलता है। अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में भी अगर आपने RI टेंड्स टू इनफाइनाइट किया तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में? VS। मतलब आपको VI के इक्वेशन में क्या मिलेगा? इज एग्जैक्टली इक्वल टू VS जब RI टेंड्स टू इनफाइनाइट है। मैंने सबसे पहली कंडीशन निकाली, मेरे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में इनपुट के साइड जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये आपने एक चीज कर लिया। अभी आपको आउटपुट पे कमेंट करना है। आउटपुट पे होता क्या है दोस्तों? आउटपुट पे होता है लोड रेजिस्टेंस RL। आउटपुट पे होता है लोड रेजिस्टेंस RL। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखोगे, आप क्या चाहते हो? मैंने यहां पे एक चीज गलत लिखी है, ये V0 नहीं है, ये है VI। आप क्या चाहते हो? आपके आउटपुट पे V0 पे एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी V0 की? आपकी एक्सपेक्टेशन है V0 शुड बी A टाइम्स VI। क्यों A टाइम्स VI? मतलब ये पर्टिकुलर A है,
वो क्या काम करेगा, गेन की तरह। मैं शायद से जो लिख रहा हूं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं वापस से नीचे लिखता हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि सर्किट के हिसाब से तो आपका वी नॉट अलग है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा वी नॉट शुड बी ए टाइम्स वी आई, और अगर आपने आर आई टेंस टू इनफाइनाइट रखा है, उस वजह से ये क्या बनेगा, ए टाइम्स वी एस। मतलब एक तरीके से आपने अपने इनपुट को एक गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप क्या चाहते हो, आपका आउटपुट एक कांस्टेंट गेन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो विथ सोर्स वोल्टेज। पर ये एक्सपेक्टेशन आपको तभी अचीव हो सकता है, कब अचीव होगा, जब यहां पे आप आर नॉट को, अगर ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट होता ना, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होता, यहां पे कोई एक सिर्फ वायर होता, तो आप बोल देते मेरा वी नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ए वी आई है, जो मैं यहां पे चाहता हूं। तो मेरा वी आई एग्जैक्टली इक्वल टू वी एस होने के कारण मुझे ए टाइम्स वी एस मिला। मतलब मैं क्या चाहता हूं, यहां पे जो भी मेरा वोल्टेज सोर्स है वो पूरा का पूरा मुझे यहां पे लोड रेजिस्टेंस के पास मिल सके। वो कब हो सकता है दोस्तों, वो तब हो सकता है जब भी आपका आर नॉट का वैल्यू, आपका आर नॉट का वैल्यू टेंड्स टू 0 हो। या फिर और एक तरीका है इसे करने का, और एक तरीका क्या है, आप कहते हो कि यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो, इसको शॉर्ट सर्किट करना मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करने का मीनिंग क्या है कि यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अगर आपने इस करंट को 0 कर दिया तो यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। मींस यहां पे अगर आपने आरएल को इनफाइनाइट कर दिया, मींस आपने अगर यहां पे आरएल को इनफाइनाइट कर दिया, इनडायरेक्टली आपने इस करंट को 0 कर दिया, आई नॉट को, तो तब भी आपका वी नॉट, अगर आपने आरएल को इनफाइनाइट कर दिया तो इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसे शॉर्ट सर्किट की तरह ही समझ सकते हो। मतलब ये वाला पूरा का पूरा वोल्टेज इस वी नॉट के पास आया अगर आपने आरएल को भी इनफाइनाइट कर दिया। तो दो तरीका है, या तो इस रेजिस्टेंस को 0 करो या फिर इस रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करो। ठीक है, तो मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, पर मेरे हिसाब से आपके बुक में सिर्फ इतना ही लिखा होगा, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, आपके बुक्स में इतना ही लिखा होगा कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है। सिर्फ इतना ही क्यों लिखा होता है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये है बीजेटी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सॉरी ये है एम्पलीफायर, बीजेटी भी नहीं है, इसे एम्पलीफायर की तरह देखना है। मैं वापस से आपको बताता हूं, जो आपका इतना पार्ट है सर्किट का, इतना पार्ट जो है सर्किट का वो है एम्पलीफायर। राइट, इतना पार्ट जो है सर्किट का वो है एम्पलीफायर। ये अच्छी तरीके से लिख क्यों नहीं पा रहा हूं मैं, और ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक का, ये है आपका इनपुट, और यहां से बाहर की तरफ जो पार्ट है वो है आपका आउटपुट। तो एक तरह से आपको सिर्फ एम्पलीफायर पे कमेंट करना था, इसलिए आपने हमेशा बुक में देखा होगा आर आई पे कमेंट किया जाता है, आर नॉट पे कमेंट किया जाता है। इनपुट रेजिस्टेंस आर एस पे कमेंट वो लोग नहीं करते, और आउटपुट रेजिस्टेंस आर एल पे वो लोग कमेंट, मतलब लोड रेजिस्टेंस आर एल पे वो कमेंट नहीं करते। हमेशा वो लोग सिर्फ आर आई पे और आर नॉट पे कमेंट करते हैं, क्योंकि ये पार्ट है मेरे एम्पलीफायर का पार्ट। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, तो सिर्फ आपको आर आई और आर नॉट को देखने की जरूरत है, आपको आर एस और आर एल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। पर यह चीज हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। ये है करंट
करंट कंट्रोल करंट सोर्स। करंट कंट्रोल मतलब क्या होगा? करंट कंट्रोल मतलब क्या होगा कि यहां पे मैं आउटपुट पे, सॉरी इनपुट पे एक करंट सोर्स लगाऊंगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा होता है? एक IS उसका DC वैल्यू होगा, पर साथ ही साथ उसके साथ एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा RS। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये मेरा इनपुट का पार्ट है। ठीक है, जो अभी मैंने ड्रॉ किया वो मेरा इनपुट का पार्ट है। तो आइडियली मैं क्या चाहता हूं? आइडियली मैं क्या चाहता हूं कि मेरा पूरा का पूरा करंट इस रेजिस्टेंस RI में से पास हो सके। मैं आइडियली चाहता हूं मेरा पूरा का पूरा करंट IS II में से पास हो। मतलब आइडियली मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा I1 का वैल्यू IS हो सके। तो वो कब हो पाएगा दोस्तों? वो तब हो सकता है जब मेरा RI 0 कर दूं। तो मेरा IS क्या दिखेगा? अच्छा, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो मैं शॉर्ट सर्किट पाथ में से जाना प्रीफर करूंगा। मतलब मेरा IS एग्जैक्टली इक्वल टू IN तब होगा। इसे करने का तरीका क्या है? आप RI को टेंड्स टू 0 कर दो, मतलब RI को शॉर्ट सर्किट कर दो। और एक करने का तरीका है, अगर आपने RS को ओपन सर्किट कर दिया, अगर आपने RS को ओपन सर्किट कर दिया, मतलब RS को इनफाइनाइट कर दिया, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने करंट कंट्रोल डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या डिफाइन करना है? करंट सोर्स, मतलब करंट सोर्स की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, आउटपुट में हमेशा क्या होता है? लोड रेजिस्टेंस RL ही होता है। आउटपुट में हमेशा क्या होता है? लोड रेजिस्टेंस RL ही होता है। देखो करंट सोर्स में क्या हुआ? करंट सोर्स में एक चेंज हुआ कि यहां पे जो डिपेंडेंट सोर्स है वो करंट सोर्स है I1। इस पर्टिकुलर वैल्यू I1 पे मेरा डिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट है। पहले वाले कॉम्बिनेशन में क्या था? ये एक वोल्टेज सोर्स था यहाँ पे, और मेरा VI क्या था? इसके अक्रॉस का वोल्टेज। पर अभी क्या हुआ है? ये जो डिपेंडेंट सोर्स है उसका I1 वैल्यू एक करंट का वैल्यू है, और ये खुद एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मेरा करंट इस रेजिस्टेंस RL में से जाना चाहिए। मेरा पूरा का पूरा करंट इस रेजिस्टेंस RL में से जाना चाहिए। तो वो कब होगा? मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं कि मैं करेक्ट कर रहा हूं कि नहीं। हाँ, करेक्ट कर रहा हूं। ये मैं पूरा का पूरा करंट सोर्स मेरा इस रेजिस्टेंस RL में से कब जाएगा? तब जाएगा जब भी आपका RL टेंड्स टू 0 होगा। ये कर सकते हो कि आप इस रेजिस्टेंस को 0 कर दो, लोड रेजिस्टेंस को, या फिर एम्पलीफायर में क्या चेंजेस कर सकते हो कि R0 को इनफाइनाइट कर दो, मतलब इस रेजिस्टेंस R0 को ओपन सर्किट कर दो, तो हो जाएगा। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर एम्पलीफायर के रेस्पेक्ट में अगर आपको कोई पूछे RI और R0 का क्या वैल्यू होना चाहिए जब भी करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा, तो RI का वैल्यू होना चाहिए टेंड्स टू 0 और R0 का वैल्यू होना चाहिए टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका एम्पलीफायर बिहेव करे, यहां से लेकर यहां तक आपका एम्पलीफायर है, और हमेशा एम्पलीफायर के रेस्पेक्ट में हमें कमेंट करना होता है। ठीक है, अभी हम अपना नेक्स्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस में क्या होता है? देख सकते हो, आउटपुट तो करंट सोर्स है, आपको पता है। ठीक है, आउटपुट तो करंट सोर्स है, तो इनपुट करंट सोर्स तो नहीं हो सकता, नहीं तो करंट कंट्रोल बन जाता। देखो आउटपुट में करंट सोर्स है, आपको पता है। अगर ये एम्पलीफायर का नाम अलग है, ट्रांस कंडक्टेंस, करंट कंट्रोल करंट एम्पलीफायर नहीं है। ठीक है, अगर आउटपुट में करंट है और नाम अलग है, मतलब यहां पे वोल्टेज को ही होना पड़ेगा। इतना कॉमन सेंस मेरे हिसाब से हर किसी को लगाने आना चाहिए। तो मैं यहां पे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू RS, और यहां पे मैंने एक वोल्टेज VS अप्लाई किया है, VS। और यहां पे आप क्या करोगे? एक लोड रेजिस्टेंस RL अप्लाई करोगे, एक लोड रेजिस्टेंस RL। तो देखो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आप क्या चाहोगे
आप चाहोगे कि आपका ये जो भी वोल्टेज है पूरा का पूरा यहाँ पे दिखे आर आई के पास, तो वो करने का आपको पता ही चल गया होगा तरीका। या फिर इस रेजिस्टेंस आर एस को टेंस टू जीरो करो, या फिर आपके आर आई को टेंस टू इनफाइनाइट करो। ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर चीज ढूंढ लिया। अब आप क्या चाहोगे कि आपका ये पर्टिकुलर करंट पूरा का पूरा मेरे लोड रेजिस्टेंस से पास हो, पूरा का पूरा लोड रेजिस्टेंस से पास हो। तो इसे करने का तरीका क्या है, आप एक तो आर एल को टेंस टू जीरो करो, या फिर आर नॉट को इनफाइनाइट करो। ठीक है, तो करंट ट्रांस कंडक्टेंस में होता क्या है कि आपका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आपका आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहां पे आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप देखोगे इसी पर्टिकुलर मॉडल पे आपका बीजेटी काम करता है। बीजेटी में हम करते क्या है, बीजेटी का अगर आप इक्वेशन देखोगे, आई सी इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर वी बी ई बाई वी टी। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या किस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है और उसके बेसिस पे मेरा करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज के बेसिस पे मेरा करंट चेंज हो रहा है। तो एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है मेरा बीजेटी, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, ठीक है। ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होगा, ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो आपका आउटपुट पे क्या है, वोल्टेज सोर्स है। आपका आउटपुट पे वोल्टेज सोर्स है, तो इनपुट पे क्या होना पड़ेगा, उसे करंट ही होना पड़ेगा, तभी तो अलग नेम है कुछ, ट्रांस रेजिस्टेंस। अगर इनपुट पे भी वोल्टेज हो गया तो वो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, जो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। मेरा आउटपुट पे पहले से वोल्टेज सोर्स है, तो यहां पे एक ही कॉम्बिनेशन बचता है जो होगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, जो होता है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज अच्छे से बनाता हूं। यहां पे रेजिस्टेंस आर एस का मैं वैल्यू लिख रहा हूं और ये है मेरा करंट सोर्स है, जिसे मैं नाम दे रहा हूं आई एस, हमेशा की तरह। मेरे को एरोज अच्छी तरीके से बनाने नहीं आ रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्राफिकल टैबलेट में। ठीक है, तो देखो अभी आप क्या चाहोगे, ऑफिशियली आप चाहोगे इस पूरे करंट को मैं इस रेजिस्टेंस आर आई में से पास कर सकूं। तो उसे पास करने का एक ही तरीका है, आप आर आई को टेंस टू जीरो कर दो, या फिर आप आर एस को टेंस टू इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। इस वोल्टेज सोर्स को आप पूरा का पूरा आरएल की तरफ देखना चाहते हो, इस वोल्टेज सोर्स को पूरा का पूरा आरएल की तरफ देखना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, एक तो आर नॉट को टेंस टू जीरो कर दो, या फिर आरएल को टेंस टू इनफाइनाइट कर दो। तो इसे भी करने के दो तरीके हैं। तो आप देख सकते हो कैसे आपने एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर डिफाइन किया, जहां पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और आउटपुट रेजिस्टेंस भी जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से चार तरीके से आप एम्पलीफायर मॉडल कर सकते हो। चार तरीका मैंने कौन कौन से बताया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, बाद में मैंने क्या बताया, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, अभी मैंने क्या बताया, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ये चार तरीके से आपका एम्पलीफायर मॉडल हो सकता है, जो हमें आगे यूज होगा। पर अभी के लिए हम अपने वापस बीजेटी पे आते हैं और थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हमारा इंप्रूव करते हैं। एक्चुअली मैंने कैस्केडिंग वाला वो सम सॉल्व नहीं किया है, पर वो मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो बेसिक इक्वेशन ही लगाना है नेटवर्क थियरी के, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये डिस्कशन मेरे को करना चाहिए पहले, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो किसी भी एम्पलीफायर को या फिर किसी भी ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर अगर बिहेव करना है, तो उसे किस तरह से किस रीजन में रखना पड़ेगा, एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा, एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में होता क्या है दोस्तों, अगर आपको पता है, एक्टिव रीजन में होता है कि आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस होता है। आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस मतलब यहां पे नेगेटिव टर्मिनल लगाओ, पी को पॉजिटिव टर्मिनल लगाओ, यहां पे पी को पॉजिटिव लगाओ, एन को नेगेटिव लगाओ। तो अगर आप देखोगे इस वोल्टेज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है
वही आपका करंट का भी डायरेक्शन होगा। तो मतलब P टू N आपका करंट फ्लो होगा, P टू N। सेम यहां पे भी करंट कैसा फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। यहां पे करंट कैसा फ्लो होगा, P टू N फ्लो होगा। तो हमने करंट का डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हमें सेम यहां पे इस ट्रांजिस्टर में बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो ये है N P N, ये क्या है P N P ट्रांजिस्टर। तो देखो आपका एमिटर साइड ये था और बेस साइड आपका ये वाला था। तो बेस टू एमिटर आपका करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, बेस टू एमिटर आपका करंट फ्लो हो रहा है, बेस टू एमिटर। तो मुझे यहां पे एरो अगर दिखाना है मेरे एनपीएन ट्रांजिस्टर को, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, बेस टू एमिटर करंट फ्लो होना चाहिए। और एरो हमेशा कहां पे दिखाते हैं हम, एरो हमेशा हम जंक्शन 1 में ही दिखाते हैं। और ये आपका जंक्शन 1 है, जैसा ये आपका जंक्शन 1 था। यहां पे जंक्शन 1 देखो पीएनपी के केस में, पीएनपी के केस में भी अगर आप देखोगे एरो कैसा है, पी टू एन, पी टू एन। तो यहां पे अगर आप लिखोगे इसे, यह है एमिटर, यह है बेस, यह है कलेक्टर। मतलब इस केस में एमिटर से बेस की तरफ जा रहा है। मेरा एनपीएन में क्या हो रहा है, मेरे एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा है, बेस टू एमिटर करंट जा रहा है। पर पीएनपी में क्या हो रहा है, एमिटर टू बेस करंट जा रहा है। मतलब एमिटर टू बेस मेरा करंट जाना चाहिए। तो वही मैं यहां पे आपको बता रहा हूं इस एरो के साथ। और जंक्शन 1 आपका पीएनपी में यहां पे आता है। मैंने एक चीज आपको बताई थी, आप हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रिफर करते हो पीएनपी पे, हमेशा या फिर ज्यादातर। उसका रीजन क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड ज्यादा होता है। तो अगर आप स्मॉल सिग्नल लगा रहे हो आपके ट्रांजिस्टर में, अगर वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है वो इनपुट सिग्नल, तो उस स्पीड के साथ अगर आप मैच करना चाहते हो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, तो आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज करना चाहिए। आप अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर कब प्रॉब्लम नहीं होगा, जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो। हाई फ्रीक्वेंसी पे मेरे हिसाब से एनपीएन ट्रांजिस्टर ही आपको यूज करना चाहिए। तो अभी मैं आपके साथ मैंने आपके साथ 4 एम्पलीफायर के मॉडल्स डिस्कस कर लिए। अभी मैं आपके साथ कुछ और, अभी हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग बनाई एनपीएन ट्रांजिस्टर की और पीएनपी ट्रांजिस्टर की उस एरो डायरेक्शन के साथ, तो वही हम और आगे स्ट्रेच करते हैं और उसी के साथ साथ डीसी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये आपका है पर्टिकुलर बेस टर्मिनल, ये आपका है एमिटर टर्मिनल, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल। आप पीछे वाले स्लाइड में देख सकते हो। ठीक है, वो इस एग्जैक्ट चीज मैंने यहाँ पे बनाई है। अगर आप जंक्शन 1 को फॉरवर्ड बायस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ एनपीएन एनपीएन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, P को पॉजिटिव टर्मिनल लगाना पड़ेगा, तो वो लगा देता हूं, N को नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो वो आपने चीज कर दिया। और अगर आप जंक्शन 2 को रिवर्स बायस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जंक्शन 2 को रिवर्स बायस करने के लिए आपको P को नेगेटिव लगाना पड़ेगा और N को पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो ये वाले पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को मैं बोल रहा हूं VCB, इसको मैं बोल रहा हूं VBE। तो मैं इस वोल्टेजेस को भी इस तरह से नेम किया हूं। VCB का मीनिंग क्या है कि आपका कलेक्टर का वोल्टेज आपके बेस वोल्टेज से ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह से VB नेम करने का मीनिंग क्या है कि आप एज्यूम कर रहे हो कि आपका बेस वोल्टेज आपके एमिटर वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आप ऐसा ही इसे नेम करना जब भी आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको करंट का डायरेक्शन बताना है तो देखो करंट का डायरेक्शन यहां पे पहले से बता दिया है। तो यहां पे आई लिख दो, ये वाला आपका IC और ये वाला पर्टिकुलर करंट है आपका IB। ये सारे क्या है, डीसी करंट है क्योंकि आपने डीसी सोर्सेस ही लगाए हैं। अगर सेम में अगर आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्रॉ करने बोलूंगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये वाला टर्मिनल आपका एमिटर टर्मिनल होना चाहिए। एरो यहां पे नहीं आता है पर
एरो आता है यहां पे, यह आपका एमिटर, यह आपका बेस, यह आपका कलेक्टर। यहां पे भी आप नेम कर दो सबसे पहले, यह है P, यह है N, यह है P। तो आपको जंक्शन 1 को क्या करना है, जंक्शन 1 कहां पे होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, यहां पे होता है, यहां पे नहीं होता। जंक्शन 1 पीएनपी में यहां पे होता है, ऊपर होता है। तो अगर आप जंक्शन 1 को फॉरवर्ड बायस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, N को नेगेटिव लगाना पड़ेगा, P को पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो वही मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अगर आप जंक्शन 2 को रिवर्स बायस करने आते हो तो N को पॉजिटिव लगाओ, P को नेगेटिव लगाओ, हो गया। तो अभी आपको इसी तरह से नेम करना है, VEB और यहां पे क्या आना चाहिए, VBC। तो आप देख सकते हो एक तरीके से वोल्टेजेस के नेम करने का तरीका अलग हो गया। यहां पे VCB आप नेम कर रहे हो, यहां पे VBC, यहां पे VBE नेम कर रहे हो, यहां पे VEB, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में भी अगर आपको करंट दिखाना है तो ये है आपका एमिटर करंट, ये है आपका बेस करंट और ये है आपका कलेक्टर करंट IC। और इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। तो अभी देखो मैं आपको इस पर्टिकुलर दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए ना इक्वेशंस लिख के बताता हूं। आपका एमिटर करंट IE हमेशा इक्वल होगा IB प्लस IC, ठीक है। ये हमेशा है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, NPN PNP हमेशा IE शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू IB प्लस IC। और एक आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। ये मैंने प्रूव किया हुआ है, फिर भी मैं वापस से लिख रहा हूं। और अगर आप IE के टर्म्स में देखना चाहते हो, आपका IE क्या होगा, अगर आपने ये वाला IC इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दिया ना तो आपको IE का इक्वेशन आएगा, वो क्या आएगा, 1 प्लस बीटा टाइम्स IB। तो ये तीन इक्वेशंस मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो आपको पता होना चाहिए। और इक्वेशन से जो आपको पता होना चाहिए, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE। और एक पता होना चाहिए, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। और अल्फा क्या होगा उसके हिसाब से, बीटा बाय 1 प्लस बीटा। ये एक्सप्रेशंस आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे। वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अल्फा का कोई 0.99 ऐसा कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो और उसके हिसाब से बीटा का वैल्यू जो आता है देखो। अल्फा का 0.999 ऐसा वैल्यू चूज करो, बीटा का क्या वैल्यू आता है देखो, फिर क्या करो, सेम बीटा का वैल्यू आप यहां पे पुट करो और आपको अल्फा 0.999 आ रहा है क्या चेक करो, आना चाहिए। तो ये इक्वेशंस आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। ये एक्सप्रेशंस तो मैंने पहले से ही प्रूव किए हुए हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से वापस से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बता रहा हूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए IC को अगर आप VB के टर्म्स में लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मैंने आपको स्कीमेटिक एक्सप्लेन किया था एनपीएन बना के, आपको बताया था कि किस तरह से IC टोटली डिपेंडेंट है कि एमिटर से कितना चार्ज जा रहा है बेस में। और एमिटर से चार्ज क्यों जा रहा था बेस में, क्योंकि आपने वहां पे एक जंक्शन 1 में VB वोल्टेज लगाया था, जंक्शन 1 को फॉरवर्ड बायस किया था। तो ये VB क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है। तो इंजेक्शन कितना होगा एमिटर से बेस में, एमिटर से बेस में इंजेक्शन कितना होगा किसने डिसाइड किया था, आपके VB वोल्टेज ने डिसाइड किया। तो मतलब इनडायरेक्टली आपका IC आपके VB वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो वो एक डायोड एक्सप्रेशन के साथ रिलेशन बनाएगा, IC इज इक्वल टू I नॉट ई पावर VBE बाय VT। IC इज इक्वल टू I नॉट VBE पावर ई पावर VBE बाय VT। ठीक है, आपने ये कर दिया। अगर आप सेम बीटा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो IC के जगह IB पुट करो, तो क्या आएगा, IB इज इक्वल टू IC बाय बीटा ई पावर VBE बाय VT। अगर आप I के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो क्या करना होगा, IC की जगह अल्फा I पुट करना होगा, तो वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू IC बाय अल्फा ई पावर VBE बाय VT।
तो आप देख सकते हो किस तरह से आपने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, और ये सारे एक्सप्रेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप बीजेटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो। इसके आगे और क्या क्या है, हाँ, ये मैंने जो भी आपको एक्सप्रेशंस लिख के बताए, ये मैंने आपको जो भी एक्सप्रेशंस लिख के बताए, ये वाले पर्टिकुलर जहां पे वीबी का टर्म आया, वोल्टेज जहां पे आया है, ये एनपीएन के लिए, जहां पे मेरे वोल्टेजेस प्रेजेंट हैं वो मैंने एनपीएन के लिए लिख के बताया है। अगर आपको इसे पीएनपी के लिए लिखना है, अगर आपको इसे पीएनपी के लिए लिखना है तो वीबी के रेस्पेक्ट में क्या लिखना होगा, वीबी के रिप्लेसमेंट में वीईबी लिख दो, सिर्फ वोल्टेज वीबी के जगह सिर्फ वीईबी लिख देना और आपका आंसर जो भी आएगा वो राइट होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने डिस्कशन किया है। और एक चीज मेरे हिसाब से आपको बताना है वापस से, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, वापस से स्कीमेटिक ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ तो होगा। ठीक है, अगर आप इस जंक्शन को रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो मैंने क्या बोला था, इस जंक्शन को अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मतलब मेरा आई नॉट भी जो फ्लो होगा वो ऐसा ही फ्लो होगा, आई नॉट। ठीक है, पर अगर मैं इसे बीजेटी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो मैं इसे आई नॉट नाम नहीं दूंगा, मैं इसे आई नॉट नाम नहीं दूंगा, मैं इसे नाम क्या देता हूं, ये मेरा बेस है, ये मेरा कलेक्टर है, तो मैं इसे नाम देता हूं ICBO। मैं इसे नाम क्या देता हूं, ICBO। एक रिवर्स सैचुरेशन करंट भी फ्लो होता है। हमारा फॉरवर्ड करंट तो फ्लो होता ही है, जो मेरा एमीटर के कारण फ्लो हुआ है। मेरे एमीटर ने, मेरा आईसी ज्यादा पोर्शन क्या है कि यहां के कितने चार्ज बेस में गए, बेस में कितने चार्ज कलेक्टर में आए, पर साथ ही साथ मेरा आईसी करंट में और एक कंपोनेंट है, ये जंक्शन रिवर्स बायस होने के कारण, बेस टू कलेक्टर का जंक्शन रिवर्स बायस होने के कारण एक माइनॉरिटी करंट भी फ्लो रहा है, ICBO। वैसे वो बहुत ज्यादा मिनिमल होगा थियोरिटिकली, थियोरी वाइज वो बहुत मिनिमल है, प्रैक्टिकली तो सिग्निफिकेंट होता ही है, पर थियोरी वाइज तो वो मिनिमल ही है। तो आपका आईसी अगर आप देखोगे ना, अल्फा टाइम्स आई हमने पढ़ा, पर साथ ही साथ आपको ICBO का भी टेक केयर करना है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये ICBO को आपको कैसे रीड करना है, कलेक्टर टू बेस होने वाला करंट जब आपका जंक्शन 1 ओपन सर्किट हो, ये O क्या डिनोट कर रहा है, जंक्शन 1 ओपन सर्किट। ठीक है, ICBO। ICBO डबल्स एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर 10 डिग्री से अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरा ICBO क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, मेरा ICBO क्या होगा, डबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो सकता है कि हमारे न्यूमेरिकल्स में भी हमें पूछा जाए। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ये सब मैटर नहीं करता है, ये पूछा जा सकता है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखता हूं ना, तो ये पर्टिकुलर चीज थी ICBO का मुझे बताना। और अभी हम मेरे हिसाब से जा सकते हैं डायरेक्टली कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको IC वर्सेस VB का प्लॉट बना के दिखा देता हूं। IC वर्सेस VBE, IC वर्सेस VBE। तो IC का इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, IC इज इक्वल टू I नॉट E पावर VBE बाई VT। तो एक तरह से मैंने आपको डायोड का ही एक्सप्रेशन बताया है, तो ये कुछ इस तरीके का प्लॉट होगा। और ये वाला पर्टिकुलर कोई तो एक वैल्यू आप 0.7 समझ सकते हो, इसे 0.6 समझ सकते हो। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है आपका डायोड बिहेव करेगा। एक इरेज करने जाता हूँ ग्राफिकल टैबलेट में, सब इरेज हो जाता है, और वो सब इरेज होने के बाद वापस से चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती है। यह है 0.6। और एक चीज़ मेरे को आपको बताना है, अगर ये टेम्परेचर T1 है, अगर मैं
T2 एक टेम्परेचर बताओ जो मेरा T1 से ज्यादा बड़ा टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका ICBO का टर्म इंक्रीज होता है, मतलब आपका IC का टर्म भी इंक्रीज होगा। मतलब इसे अगर आपको बताना है तो आप इसे ऐसे बता सकते हो, ये है मेरा T2, जहां पे T2 इज ग्रेटर देन T1, तो आपका जल्दी कट इन वोल्टेज आएगा। आपका कट इन वोल्टेज उस केस में छोटा होगा। पहले कट इन वोल्टेज T1 के केस में 0.7 था, T2 के केस में वो छोटा होगा। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। अभी मैं कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने का भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप लिख लेना, मैं इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता हूं। कॉमन बेस, पहले सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाओ, जो सबसे ज़्यादा आसान है बनाना आपके लिए। ये है आपका एमिटर टर्मिनल, ये है आपका बेस टर्मिनल, ये है आपका कलेक्टर टर्मिनल। मैं एरो हमेशा चाहता हूं कि मैं एग्जैक्ट बनाऊं, पर मेरे बनते नहीं है। ठीक है, आपने बना दिया, और उस एरो के हिसाब से ये लाइन भी आपको बनानी होगी। ठीक है, कॉमन बेस में करना क्या होगा, बेस को कॉमन करना होगा, मतलब बेस को ग्राउंड करो। पहले वाले अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे, यहां पे आपको देखना है कि आप एमिटर को कॉमन किए, आपका इस केस में एमिटर कॉमन है। ठीक है, एमिटर कॉमन है। इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं, आपको आपके बेस को कॉमन करना है, तो बेस को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से आपको क्या वैरी करना पड़ेगा, आपको VCB वोल्टेज वैरी करना है, आपको VCB वोल्टेज वैरी करना है। तो VCB वोल्टेज बना लो, यहां पे ये है VCB, और यहां पे जो करंट फ्लो होगा उसे मैं क्या नाम दे रहा हूं, मेरा IE, और इसे भी आप ग्राउंड, मतलब आप DC सोर्स लगाए हो जो आप I वैरी करोगे, ऐसा आप सोच सकते हो। और ये आपका है IC। तो देखो यहां पे क्या क्या वैरी करना है मैं सबसे पहले बता देता हूं। बेस आपका ग्राउंड हो चुका है, मतलब बेस आपका कॉमन है, और यहां पे आपको VCB वैरी करना है, और उसके रेस्पेक्ट में I कैसा वैरी हो रहा है आपको चेक करना है, और उसके रेस्पेक्ट में आपका IC कैसे वैरी हो रहा है आपको ग्राफ के थ्रू बताना है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले ग्राफ बनाता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है VCB, और ये है IC। तो देखो आपने I करंट यहां से फ्लो कराया है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपने मैंने आपको Q बोला, एक मिनट रुको, मैंने यहां पे आपको Q बोला कि आप I को एज ए DC सोर्स इमेजिन करो। मैं आपको बताता हूं, I को आप DC सोर्स इमेजिन करो, मैंने आपको Q बोला है, क्योंकि आप समझोगे बेस को तो आपने ग्राउंड कर दिया, फिर जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस कैसी होगा। तो ये करंट फ्लो हो रहा है I, या फिर आप एक करंट सोर्स लगाया है, इसका मीनिंग क्या है कि आप इमेजिन करना है आपको कि आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस है, आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस है। आपको टोटली किस बारे में वरी करना है, इसमें जंक्शन 2 के बारे में वरी करना है। आपको वरी करने का पैरामीटर क्या है, यहां पे आपको सिर्फ वरीड रहना है जंक्शन 2 के बारे में, जंक्शन 2 की एनालिसिस करनी है। अगर आपने जंक्शन 1 में एक DC सोर्स बता दिया, मतलब आपने इमेजिन कर लिया कि आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, जंक्शन 2 की एनालिसिस करनी है, तो कैसे करोगे, देखो अगर आप जंक्शन 2 को 0 VCB वोल्टेज, अगर आपका कलेक्टर टू बेस, जब यहां पे NPN है, अगर आपने NPN में N को पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, P को नेगेटिव टर्मिनल लगाया, आप देख सकते हो N को पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, P को नेगेटिव टर्मिनल लगाया है,
और अगर आप बता रहे हो कि आपका वीसीबी वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है, वीसीबी वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो कहां पे है? इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस एक्सिस के इस पर्टिकुलर लाइन में वीसीबी वोल्टेज मेरा ग्रेटर देन जीरो है। उस केस में क्या होगा? मेरा जंक्शन टू फॉरवर्ड बायस डेफिनेटली है, मेरा जंक्शन टू रिवर्स बायस डेफिनेटली है। फॉरवर्ड बायस कैसे होगा? एन को पॉजिटिव लगा रहे हो ना और पी को नेगेटिव लगा रहे हो, इसका मीनिंग क्या है कि आपका वीसीबी वोल्टेज अगर आपने ग्रेटर देन जीरो रखा, वीसीबी वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो रखा, तो होगा क्या कि एन को पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, पी को नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, मतलब आपका जंक्शन टू डेफिनेटली रिवर्स बायस होगा जब भी आपका वीसीबी ग्रेटर देन जीरो है, वीसीबी ग्रेटर देन जीरो है। तो जंक्शन टू रिवर्स बायस होने के कारण, और पहले से ही आपने इमेजिन किया है कि आपका जंक्शन वन फॉरवर्ड बायस है, उस केस में होगा क्या? उस केस में होगा कि आपका यहां पे आपको इस तरह का कुछ करंट मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है आपका करंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये मैंने इतने सारे करंट क्यों बताए? एक मैंने यहां पे क्या बोला था आपको, आपका आई करंट वैरी करना है, तो ये आई के करंट्स के वैल्यू, जब भी आपका आई का करंट 1 मिली एम्पियर होगा, जब भी आई का करंट 2 मिली एम्पियर होगा, जब भी आपका आई करंट 3 मिली एम्पियर होगा, जब भी आपका आई का करंट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल वैल्यूज है जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले रहा हूं। जब भी आपका आई करंट, क्योंकि आपका जंक्शन टू रिवर्स बायस है, तो आपका डेफिनेटली यहां पे एक ट्रांजिस्टर का करंट फ्लो होगा जहां पे आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई होगा। तो आप देख सकते हो आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई कैसे बताओगे? अगर आई 1 मिली एम्पियर है तो ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू कितना होगा? ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू भी कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिली होगा। ये वाला भी पर्टिकुलर कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मिली होगा। ये वाला भी पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 मिली। ये वाला भी पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 मिली। अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका आई सी इज अल्फा टाइम्स आई ई, और आपका अल्फा क्लोज टू 1 होता है, हमेशा अल्फा क्लोज टू 1 होता है। मतलब जितना आपका आई है वही आपको आईसी करंट भी मिलेगा, जितना आपका आई है उतना ही आपको आपका आईसी करंट भी मिलेगा। एक चीज आपने बता दी, अभी मैं इन वैल्यूज को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका आईसी उतना ही होगा, 4 मिली, 3 मिली, 2 मिली, 1 मिली। पर आपको और एक चीज बताना चाहता हूं मैं, जब भी आपका आई करंट जीरो है, जब भी आपका आई करंट जीरो है, तब क्या आपके आईसी करंट आपको मिलेगा कोई? तब आपको कोई आईसी करंट मिलेगा? मिलेगा, तभी भी आपका कोई एक आईसी करंट आपको मिलेगा जब आपका आई करंट जीरो है। वो क्यों मिला? क्योंकि इस केस में आपका कुछ तो आईसीबीओ तो फ्लो हो रहा है ना, तो वो आईसीबीओ करंट आप बता रहे हो। ये क्या है? आईसीबीओ। आई करंट तो जीरो है, पर आईसी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई प्लस आईसीबीओ। ये चीज मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसी वैसी आपको अपनी नोटबुक में भी इंफॉर्मेशन लिखने, तभी आप चीजें समझ पाओगे। अब यहां पे और एक चीज देखो, जब भी आपका वीसीबी लेस देन जीरो है, जब भी आपका वीसीबी लेस देन जीरो है, मतलब वीसीबी लेस देन जीरो मतलब क्या? कि आपने एन को पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और पी को, सॉरी, एन को नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। वीसीबी नेगेटिव मतलब क्या? आप एन को नेगेटिव लगा रहे हो, पी को पॉजिटिव लगा रहे हो। अगर आपका वीसीबी लेस देन जीरो वैल्यूज है, इसका मीनिंग क्या होगा? ये नेगेटिव है, मतलब ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा इस केस में। तो एन को नेगेटिव लगा रहे हो, पी को पॉजिटिव, मतलब जंक्शन टू, ये क्या है? जंक्शन टू है। जंक्शन टू फॉरवर्ड बायस होगा, और जंक्शन टू जब फॉरवर्ड बायस होगा तब उस केस में आपका ट्रांजिस्टर एक्शन आपको नहीं मिलेगा। उस केस में आपका ट्रांजिस्टर एक्शन नहीं मिलेगा। उस केस में होगा क्या कि आपका डायोड सैचुरेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर ग्राफ में ना 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं।
ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है, यहां पे आपका डायोड एक्टिव बिहेव कर रहा है। ये वाला वीसीबी ग्रेटर देन 0 के लिए एंड आईसी ग्रेटर देन 0, वीसीबी ग्रेटर देन 0 एंड आईसी ग्रेटर देन 0 के लिए आपका डायोड कैसा बिहेव कर रहा है? एक्टिव। और वीसीबी लेस देन 0 के लिए एंड आईसी ग्रेटर देन 0 के लिए, वीसीबी जब आपका लेस देन 0 है और आपका आईसी ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या? मैं ये क्यों लिख रहा हूं ये वैल्यूज, ताकि आप इमेजिन कर सको कि ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन में आपका डायोड बीजेटी कैसा बिहेव कर रहा है? डायोड ही बोल रहा हूं, सैचुरेशन रीजन है। और जब आपका आईसी लेस देन 0 है तो आप इसे कैसे इमेजिन कर सकते हो? ये है कट ऑफ, आपका बीजेटी में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर मैं इरेज करता हूं, ये कुछ काम का ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें एम्पलीफायर की तरह यूज करना है। तो इस तरह से आपका कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम अर्ली इफेक्ट के बारे में जानेंगे। अर्ली इफेक्ट क्या होता है? और अर्ली इफेक्ट मेरे हिसाब से इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अर्ली वोल्टेज या फिर इफेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, मैं वोल्टेज लिख रहा हूं। अर्ली वोल्टेज, अर्ली वोल्टेज अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा। कॉमन एमिटर, उसका भी रीजन आपको बताता हूं। यह है एमिटर, एमिटर को ग्राउंड करो। यह है बेस, यह है कलेक्टर। तो अगर आप देखोगे आपका इनपुट क्या होगा? इस बार बेस होगा। आपका इनपुट क्या होगा? बेस होगा। और आपका आउटपुट क्या होगा? कलेक्टर होगा। तो इनपुट को भी जब भी आपका देखो एमिटर कॉमन है तो इनपुट बेस को समझना, आउटपुट कलेक्टर को सोचना। मतलब इनपुट भी एमिटर के रेस्पेक्ट में होगा, आउटपुट भी एमिटर के रेस्पेक्ट में होगा। आप वीसीबी नहीं कनेक्ट करोगे इस बार। क्यों नहीं वीसीबी कर रहे हो कनेक्ट? क्योंकि कॉमन एमिटर है ये। एमिटर में क्या करना है? इनपुट भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है, आउटपुट भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है। इसलिए मैं इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं कि ये है आपका VBE और ये है आपका VCE। और एक चीज मैं आपके लिए पहले से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये चीज हमें हेल्प होने वाली है इस ग्राफ में पर्टिकुलरली, इसलिए मैं पहले से यहां पे बना रहा हूं। यह है आपका बेस, यह आपका एमिटर, यह आपका कलेक्टर। आप यहां पे VBE वोल्टेज बोलते हो, राइट? आप इसे VCB वोल्टेज बोलते हो और यहां पे आप VCE वोल्टेज बोलते हो। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में KVL अप्लाई करोगे ना, इस डायरेक्शन में KVL, तो आपको VCE का एक्सप्रेशन आएगा। VCE क्या होगा? VBE प्लस VCB। ठीक है, VBE प्लस VCB। तो ये वाला पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप VB वोल्टेज वैरी कर रहे हो और उसके हिसाब से आप VCE क्या वैरी होगा वो भी आप चेक कर रहे हो, और आप IC करंट भी ऑब्जर्व करोगे। एक तरह से मैं आपको बताऊं, अगर आप बुक में भी देखोगे ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा ग्राफ VCE वर्सेस IC होता है, VCE वर्सेस IC। और मैंने क्या बताया था, आपका इनपुट क्या है इस बार? आपका इनपुट टर्मिनल कौन सा है? आपका इनपुट टर्मिनल है इस बार बेस। मतलब आपका इनपुट करंट भी होगा, राइट? मैंने यहां पे राइट ही बोल रहा हूं, हाँ। इनपुट आपका ये है और ये है आपका आउटपुट टर्मिनल। ठीक है,
तो देखो, अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर आपको बना के दिखाऊं ना, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ये 0 से क्यों स्टार्ट हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ अपना बना देता हूं। आप देखोगे मैं हमेशा यहां पे ऐसा एक कुछ स्लोप बताता हूं, इसे एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं बताता हूं, ठीक है। अगर आप आईसी का एक्सप्रेशन देखोगे, आईसी का एक्सप्रेशन, आईसी इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर वी बी ई बाय वी टी, ये आपका एक्सप्रेशन है आईसी का, जहां पे आपका ये वाला वोल्टेज क्या है, ये वाला आपका वोल्टेज है वी बी ई। आपका आईसी करंट इस एक्सप्रेशन के हिसाब से वीसीई वोल्टेज पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो एक्चुअल में ये कांस्टेंट होना चाहिए था, पर मैं यहां पे आपको छोटा सा स्लोप दिखा रहा हूं। ये स्लोप मैं क्यों बता रहा हूं, अर्ली इफेक्ट, अर्ली वोल्टेज यहां पे अपीयर होता है अर्ली इफेक्ट के कारण बता रहा हूं। अर्ली इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी ही देर में, तो आप समझ सकते हो इसे इस तरह से। यह आपका VB1 वोल्टेज, यह है आपका VB2। जैसे जैसे आपका VB वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका IC करंट इंक्रीज हो रहा है, जो मेरे हिसाब से ये एक्सप्रेशन भी बताता है। जैसे जैसे आपका VB वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका IC करंट इंक्रीज होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं VBE4 इज ग्रेटर देन VBE3 और VB2 इज ग्रेटर देन VBE1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी कारण से आप इंक्रीज इन करंट आईसी भी देख रहे हो, क्योंकि एक्सप्रेशन भी बताता है जैसे जैसे VB इंक्रीज होगा मेरा आईसी करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हमने सीख लिया। पर आप देखोगे ये वाला ग्राफ 0 पे आके खत्म हो रहा है, पर पहले वाले चीज में ये वाला ग्राफ 0 से बाहर आके डिक्रीज हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो ये वाले एक्सिस पे जो आपने वोल्टेज लिखा है ना, वो VCE लिखा है। पहले वाले जो ग्राफ में जो वोल्टेज था वो क्या था, VCB, मतलब डायरेक्टली जंक्शन 2 के अक्रॉस वाला वोल्टेज था। पर इस केस में देखोगे आपका जंक्शन 2 कहां पे है, जंक्शन 2 यहां पे है, पर आप वोल्टेज कहां पे लगा रहे हो, कलेक्टर और एमीटर के पास। ये आपका जंक्शन 1 है, ये आपका जंक्शन 2 है, पर आपने इस बार वोल्टेज इनडायरेक्टली जंक्शन 2 के पास लगाया है। एक्चुअल में अगर जंक्शन 2 को रिवर्स बायस करना है, हम यहां पे वोल्टेज लगाना सीखे हैं, अब तक यहां पे वोल्टेज लगाना सीखे हैं, राइट। हमने कभी भी वोल्टेज कलेक्टर और एमीटर के बीच में लगाया नहीं था, क्योंकि एमीटर यहां पे तो कलेक्टर यहां पे, हमने कभी भी कलेक्टर एमीटर को ज्वाइन किया ही नहीं था, हम पहली बार कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आपका जंक्शन 1 तो फॉरवर्ड बायस है, आपका जंक्शन 1 तो फॉरवर्ड बायस है, ये आपको लिख के लेना है, तभी आपके डायोड में, सॉरी बीजेटी में करंट फ्लो रहा है। तो VB तो आपका 0.7 या फिर ग्रेटर देन 0.7 है, ये आपको पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 है, ये फिक्स है। आपका VB तो ग्रेटर देन 0.7 वैल्यू है, ये तो फिक्स है। पर समझो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका देखो ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 है, तो VCE 0 के पास होने वाले वैल्यूज में VCB के वैल्यूज क्या रहे होंगे। अगर मैं VCE को 0 करना चाहता हूं और ये वाला पर्टिकुलर ग्रेटर देन 0.7 है, मुझे पता है, तो इस केस में हुआ क्या होगा कि मेरा VCB को नेगेटिव होना हुआ होगा, मतलब मेरा VCB जब तक -0.7 नहीं होगा तब तक मेरा VCE 0 हो ही नहीं सकता, राइट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला वैल्यू तो ग्रेटर देन 0.7 है, पर अगर ये वाला वैल्यू 0 के पास अगर मैं कुछ वैल्यूज देख रहा हूं, इन वाले वैल्यूज में हुआ क्या होगा, इन वाले वैल्यूज में, कहां के वैल्यूज में मैं बोल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक के वैल्यूज में हुआ क्या होगा, मेरा VCB ने नेगेटिव वैल्यूज एक्वायर किए होंगे, नेगेटिव वैल्यूज। उस वजह से हुआ क्या कि मेरा जंक्शन 2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट हुआ होगा। इस वजह से आप देख सकते हो यहां पे आपको डिक्रीज इन करंट मिला है, आपका करंट अचानक से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहां से लेके कहां तक, यहां से ये पर्टिकुलर सेक्शन आप बताते हो कॉमन एमिटर में कि ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन
सैचुरेशन वाला है। डायरेक्टली ओरिजिन से नहीं बताते आपको इस बार। और ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू क्या होता है वही बताता हूं। ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू जनरली होता है 0.4। तो 0.4 से लेस वैल्यूज को आप बताते हो कि वो वाला एरिया क्या होगा, सैचुरेशन वाला। यहां पे लिख देता हूं, ये वाला एरिया कौन सा है, सैचुरेशन। जगह ही नहीं है, बहुत गिचमिड़ हो जाता है एक्चुअल में, इसलिए मैं लिखना प्रिफर नहीं करता हूं ज़्यादा। सैचुरेशन। और ये वाला एरिया जहां पे VCE ग्रेटर देन 0.4 है, ग्रेटर देन 0.4, और जहां पे मेरा करंट भी ग्रेटर देन 0 है और मेरा VCE ग्रेटर देन 0.4। ग्रेटर देन 0.4 में क्या हो रहा है, ये सब चीज आप अपने नोटबुक में भी लिख के ले सकते हो। जो भी मैं चीजें बोलता भी हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप चीजें आप लिख के ले सकते हो। ये वाला पर्टिकुलर एरिया है एक्टिव रीजन का। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बता दी कि अचानक से यहां पे क्यों ऐसा वोल्ट करंट मेरा डिक्रीज हुआ 0.4 के बाद। ठीक है, तो ये वाला चीज मैंने आपको बता दिया। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है 0.4, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। आइडियली आपको ऐसा समझना है कि ये VCB लेस देन 0.7 होना स्टार्ट हुआ होगा, तभी मेरा VCE 0 के पास जा रहा है, और तभी मेरा IC करंट 0 क्यों होगा। यहाँ पे ये 0 के पास क्यों जा रहे हैं सारे करंट, क्योंकि आपका जंक्शन टू फॉरवर्ड बायस हुआ, ट्रांजिस्टर एक्शन वो दे नहीं रहा है। जंक्शन टू हमेशा रिवर्स बायस होने चाहिए। इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे एक्टिव रीजन है, आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस है, जंक्शन 2 रिवर्स बायस है। इस पर्टिकुलर एरिया में जंक्शन 1 तो फॉरवर्ड बायस है, पर जंक्शन 2 भी फॉरवर्ड बायस हो गया, दोनों जंक्शंस फॉरवर्ड बायस हो गए, वही होता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अभी मुझे एक्सप्लेन करना है कि यहां पे स्लोप क्यों है, यहां पे ऐसा कांस्टेंट क्यों नहीं है लाइन, ये लाइन ऐसा कांस्टेंट क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखोगे, आपका IC करंट टोटली VBE पे डिपेंडेंट है, तो मेरा VCE के इंडिपेंडेंट है मेरा IC करंट। आइडियली मैं क्या चाहूंगा, आइडियली मैं चाहूंगा कि मेरा करंट का वैल्यू कुछ ऐसा कांस्टेंट हो, पर आप देख सकते हो कि आपको यहां पे स्लोप दिखाई दे रहा है। तो वो स्लोप क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी। इसके लिए भी मुझे स्कीमेटिक की ही जरूरत पड़ेगी। यह है N++, यह है P+, यह है N। जो ज्यादा प्लस है मतलब वो ज्यादा डोप्ड है। ठीक है, आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि आपने जंक्शन 1 को ये जंक्शन 1 है, जंक्शन 2 है। आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस है और आपका जंक्शन 2 रिवर्स बायस है एक्टिव रीजन में। वो स्लोप कहां पे है सबसे पहले पता होना चाहिए, वो स्लोप कहां पे, एक्टिव रीजन में। ठीक है, ये स्लोप जो है ना, ये एक्टिव रीजन में स्लोप्स हैं। तो इस केस में आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस होगा, जंक्शन 2 रिवर्स बायस होगा। पर अगर आप देखोगे 0.4 से ग्रेटर वैल्यूज का मीनिंग क्या है, ग्रेटर वैल्यूज का ये मीनिंग है कि आपका VCB वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है। आपका VC ग्रेटर देन VC ये एक्सिस है, VC के ज्यादा बड़े वैल्यूज का मीनिंग क्या है। अगर आपका VBE फिक्स है 0.7, तो अगर आप VC को बड़ा वैल्यूज बोल रहे हो तो उस केस में आपका कलेक्टर टू बेस वोल्टेज ज्यादा बड़ा होगा। तो वही मैं यहां पे बताता हूं कि आपका अगर ये वाला टर्मिनल कलेक्टर है, ये वाला टर्मिनल बेस है, तो आपने ये वाला पर्टिकुलर वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा बड़ा लगाया होगा। ये एक बिग वोल्टेज है, यहां पे मैं बिग वोल्टेज लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले डिप्लीशन रीजन क्रिएट करते हैं। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन मेरे हिसाब से रेड पेन से बनाते हैं। ये जंक्शन 1 का डिप्लीशन रीजन है, ये जंक्शन 2 का डिप्लीशन रीजन है। आपने VBE फिक्स रखा है, आपने VBE फिक्स रखा है। एज्यूम करो कि आपने VBE फिक्स रखा है। ये आपका VBE, ये आपका, सॉरी मैंने पोलैरिटी गलत बना दिया। मैंने एक बार शायद से एक बार पोलैरिटी गलत बताया था, मुझे इंस्टाग्राम पे बताया भी था, मेरा मिस्टेक। और ये है आपका VCB। देखो
अगर आप ये वाला जंक्शन ज्यादा रिवर्स बायस करोगे, अगर आप VCB बहुत ज्यादा रिवर्स बायस कर रहे हो, तो उस केस में होगा कि इस डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा, उस डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा। तो हो सकता है कि आप इसे इस तरह से इमेजिन करो कि अब हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। अभी डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होने ज्यादा होने के कारण, डिप्लीशन रीजन का विड्थ ज्यादा होने के कारण जो ये वाला एरिया है बेस का वो छोटा हो गया। मेरा बेस विड्थ WB क्या है, मेरा बेस विड्थ डिक्रीज हो गया। अगर आपका बेस विड्थ डिक्रीज हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पे लेस रिकॉम्बिनेशन होगा। मेरे बेस रीजन में क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रिकॉम्बिनेशन होता है ऑफ चार्ज कैरियर्स। एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेस में रिकॉम्बाइन कम होके, इस वजह से क्या होगा, मेरा IB करंट डिक्रीज होगा, मेरा IB करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली पूरा IB करंट एग्जैक्टली इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन करंट होता नहीं है। IB करंट का इन्फ्लुएंस, आई करंट भी डिपेंडेंट है, मतलब आई करंट भी डिफाइन करता है IB करंट। तो आप इसे इस तरह से इमेजिन करो कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ गया, उस वजह से हुआ क्या कि आपका रिकॉम्बिनेशन कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन कम हो गया। रिकॉम्बिनेशन कम होने के कारण आप बोल सकते हो कि आपका आई करंट का मोस्ट पार्ट आप IC को दे पाए, मतलब आपका जो भी आई करंट है उसका मोस्ट पार्ट आप IC को दे पाए। मतलब मैं वही आपको बता रहा हूं, जब आपके यहां के इलेक्ट्रॉन्स बेस में गए पर बेस में जगह कम होने के कारण वो फटाक से कलेक्टर में जा पाए, वो रिकॉम्बाइन वहां पे कम हुए, रिकॉम्बिनेशन यहां पे डिक्रीज हुआ बेस विड्थ कम होने के कारण। तो ये आपको यहां पे लिखना है। तो ये सब हुआ क्यों, क्योंकि आपका VCB इंक्रीज हुआ है, आपका आपने रिवर्स बायस बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। रिवर्स बायस इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि आपका VCE आपने इंक्रीज किया, राइट आपने VC इंक्रीज किया, तभी तो VCB इंक्रीज हुआ, तभी तो डिप्लीशन विड्थ कम हुआ, तभी तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, तभी तो आपका आई करंट का मोस्ट पार्ट IC को जा पाया। मतलब मैं बोल सकता हूं IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, जो आप लिखते हो ये कैपिटल E स्मॉल ई से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं कभी कभी स्मॉल यूज कर रहा हूं कभी कभी, पर ये एमिटर करंट ही डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि मेरा अल्फा इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर आपका IC इंक्रीज हुआ है, इसका मीनिंग क्या, अल्फा इंक्रीज हुआ, मतलब आपका बीटा भी इंक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हो आपका IC करंट इंक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि आपने VC वोल्टेज इंक्रीज किया। पर आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से IC इज इक्वल टू क्या है, I0 e पावर VBE बाय VT। मतलब यहां पे तो VC का कोई टर्म है ही नहीं, फिर भी मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे मैं अपना VC इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा VC भी इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से मेरा IC इंक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन को मुझे थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, और उस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं कि हमने अर्ली इफेक्ट वहां पे इंक्लूड किया है। तो वही मैं यहां पे अभी लिख देता हूं, मैं अपना मॉडिफाइड एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, IC इज इक्वल टू I0 e पावर VBE बाय VT, ये आपने पढ़ाई है, प्लस 1 प्लस VCE बाय VA। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका एक्सप्रेशन जो है जिसमें आपने अर्ली इफेक्ट इंक्लूड किया है, और आपका जो VA है वो है आपका अर्ली वोल्टेज, अर्ली वोल्टेज। अगर आपको अर्ली वोल्टेज आपका डिटरमाइन करना है ग्राफ के हेल्प से, अगर आपको आपका अर्ली इफेक्ट डिटरमाइन करना है आपके ग्राफ के हेल्प से, तो ग्राफ सबसे पहले बनाते हैं। ये आपका VC था, ये आपका IC था, और ऐसा कोई तो आपको ग्राफ मिला था। ये अलग अलग करंट के वैल्यूज कब है, जब आपका VB अलग अलग है, ये VB1, ये VB2, ये VB3, ये VB4। अगर आप इस वोल्टेज VA का वैल्यू डिटरमाइन करना है तो आप कैसे करोगे, इस ग्राफ में ना इन सारे वोल्टेजेस को एक्सटेंड कर दो, मतलब लाइन को एक्सटेंड, बताता हूं मैं।
अगर आपने इन सारे वोल्टेजेस के लाइंस को अगर एक्सटेंड किया इस तरह से, तो आपको जो एक इंटरसेक्शन मिलता है एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर वोल्टेज है आपका VA। ये वाला पर्टिकुलर वोल्टेज है आपका VA। आपने देखा होगा हमेशा टेक्स्ट बुक में ऐसी तरह से लिखा होता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है VA। तो आपको अगर इस पर्टिकुलर VC के, अगर आप VC के जगह -VA पुट करोगे ना, VC के जगह -VA पुट करोगे, तो आपका एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट बन जाएगा अर्ली इफेक्ट के। तब उस केस में सिर्फ IC = I0 VBE/VT होगा, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के साथ लार्ज सिग्नल मॉडल बनाना चाहते हैं, मतलब DC इक्विवेलेंट ऑफ BJT, ठीक है, AC इक्विवेलेंट तो हम सीखेंगे, पर DC इक्विवेलेंट अगर आप सीखना चाहते हो BJT का, तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। वापस से आप, मैं होप कर रहा हूं आप लिख के लोगे। अब मैं आगे का आपको स्टोरी बताता हूं। IC = I0 e⁻VBE/VT 1 + VCE/VA। ये मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था विथ अर्ली इफेक्ट। अगर आप इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, e⁻VBE/VT प्लस I0 e⁻VBE/VT इंटू VCE/VA। यह है आपका IC करंट। अगर आप देखोगे, ये वाला आपका पहला वाला करंट था जिसे मैं IC डैश नाम दे रहा हूं, और उस हिसाब से इसे भी आप IC डैश नाम दे सकते हो। तो वही मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं रिप्लेस कर देता हूँ IC डैश से, इसे भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ IC डैश से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया IC डैश, और यहाँ पे मैंने लिख दिया IC डैश। IC डैश क्या है मैंने आपको बताया अभी अभी, IC डैश आपका ये है, ठीक है, इतना टर्म। तो देखो, अगर आप इस IC डैश को VA के नीचे लेके जाओगे तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप R0 बता सकते हो, R0, ठीक है। तो वो मैं इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन यहां पे लिखता हूं, IC = IC डैश प्लस VCE/R0, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको इक्विवेलेंट लार्ज सिग्नल मॉडल, मतलब DC मॉडल बना के दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यह है आपका बेस टर्मिनल, यह है आपका एमिटर टर्मिनल, यह है आपका कलेक्टर टर्मिनल। तो बेस और एमिटर के बीच में तो आपको फिक्स पता है कि एक डायोड ही है जो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, एक डायोड ही है जो एक फॉरवर्ड बायस डायोड है, इसे आप IB करंट नाम दे रहे हो। बस IC करंट क्या है आपका, IC करंट अगर मैं आपको पूछूं तो IC करंट दो है। एक तो आप IC सोर्स करंट IC डैश बता दो, मतलब आपने ये वाला हिस्सा तो बता दिया। अब आपको, मतलब आपने ये वाला हिस्सा तो बता दिया, अभी आपको ये वाला हिस्सा बताना है। तो वो कैसे बताओगे, ये वाला वोल्टेज क्या है, VCE, और उसके अक्रॉस अगर आप रेजिस्टेंस R0 लगाओगे, तो अगर आप इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट निकाला ना, ये वाला करंट क्या होगा, ये वाला करंट होगा VCE/R0। मैं यहां पे इसे एक्सटेंड करके बताता हूं, ये वाला करंट क्या होगा, VCE/R0। तो आप देख सकते हो, आपने दोनों करंट्स बता दिए, आपने दोनों करंट्स बता दिए, एक करंट IC डैश और एक करंट VCE/R0, VCE/R0। देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VCE। कलेक्टर का टर्मिनल ये, एमीटर का टर्मिनल ये, मतलब इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VCE। तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इक्विवेलेंट मॉडल बनाए हो। और जो टोटल करंट है एमीटर से फ्लो होने वाला, वो अभी भी इस केस में भी आपका करंट क्या होगा, I
IB प्लस IC, और जहां पे जो IC है वो करंट कौन सा है, ये वाला करंट, ठीक है, या फिर इसे आप IC लिखो। तो ये लार्ज सिग्नल मॉडल ऑफ BJT। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दिया है आज के इस लेक्चर में, और आगे हम बाइसिंग सीखेंगे ऑफ BJT। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल एनालिसिस करते हैं BJT के ऊपर, और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। बाय।